और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ प्रभा बंदूनी जी हैं, भाजपा प्रवक्ता, लाइव जुड़ी हुई हैं। श्यामा चौहान जी महिला जागृति समूह की सदस्य हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। और हमारे साथ वीरेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले श्यामा चौहान जी आपके पास आएंगे। पहले ही सरकार महिला उत्थान के लिए बहुत काम कर रही है। अब ये जो फैसला लिया जा रहा है बड़ा कदम है महिला सशक्तिकरण की ओर, जहां पर सरकारी सस्ता गल्ला में 33% आरक्षण देने की बात कही जा रही है लाइसेंस में, क्या कहेंगे? नमस्कार, धन्यवाद सभी को। जी। हाँ जी, जो ये सरकार सस्ता गल्ला के लिए महिलाओं के लिए कह रही थी, ये बहुत अच्छा कदम है क्योंकि पहले भी महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए थे। और महिलाएं जैसे राशन से संबंधित अगर कार्य महिलाओं को मिलता है तो उनकी आजीविका बढ़ेगी, आत्मनिर्भर बनेंगे। अगर और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं हूँ तो मैं जानती हूँ कि जब फील्ड में जाते हैं तो महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सभी महिलाएं सोचती है कि हम कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़े हैं और कुछ ना कुछ कार्य जरूर करें। अगर ये कार्य महिलाओं से संबंधित है तो मेरी समझ में तो बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल। प्रभा बंदूनी जी, सरकार ये फैसला अगली कैबिनेट में ले सकती है, क्या कहेंगी इसे लेकर? किस तरीके का कदम आप मानते हैं? क्योंकि इससे पहले भी आरक्षण कम नहीं है महिलाओं के लिए। सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण, 33% आरक्षण कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की जा रही है, और अब 33% आरक्षण सस्ता गल्ला की दुकानों में। तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है हमारी सरकार का। और मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, वो हमेशा ही महिलाओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील रही है। और मैं ये भी समझती हूँ कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर महिला अपने आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो वो अपने हिसाब से काम कर सकती है। और वो जो हम कहते हैं ना कि वो डिपेंडेंसी उसके परिवार वालों के प्रति खत्म हो जाती है, और वो उसको भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है घर से बाहर निकलने का और अपनी आजीविका कमाने का, और उसके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा कदम है हमारी सरकार का। और ऐसे हमारी तो आपने अभी ऑलरेडी बताई है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारी राज्य सरकार ने भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे काम कर रही है हमारी सरकार। चाहे वो सरकारी नौकरी में आरक्षण देना हो 30% का हो, या फिर हमारी केंद्र सरकार ने आपका कहते हैं नेतृत्व की क्षमता को भी विकसित करने के लिए उन्होंने मातृशक्ति वंदन अधिनियम लेकर वो आए थे, उसका भी उन्होंने पारित करवाया था। तो मैं तो ये कहूंगी कि हमारी सरकार तो हमेशा महिलाओं को जहां तक भी हो सकेगा पूरा समर्थन हमारी सरकार का महिलाओं के साथ है। तो इसलिए आज आप देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। और ये एक हम कह सकते हैं महिलाएं जो कि देश की आधी आबादी हैं, अगर हम उनके बारे में सोचते हैं, उनको आगे ले जाते हैं, तो ये तो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और निश्चित ही आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस प्रकार महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और सभी महिलाओं को मैं इसकी बधाई भी देती हूँ। बिल्कुल। वीरेंद्र शर्मा जी, किस तरीके से आप इस पूरे फैसले को देख रहे हैं? हालांकि अगली कैबिनेट में इसे लाया जाएगा, ये महज एक प्रस्ताव की बात कही जा रही है, लेकिन पहले से महिलाओं के लिए आरक्षण है, कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, फिर इतनी मेहरबानी क्यों? देखिए दिव्या जी, ये अगर सरकार कुछ कर रही है महिलाओं के लिए, देखो हमारा कोई विरोध नहीं है इस विषय में, परंतु एक चीज़ समझनी होगी हमें कि अगर सस्ते गल्ले की दुकानों में भी महिलाओं को आरक्षण देने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इससे में मेरे को एक चीज़ समझनी है कि इसमें कंपटीशन किस बात का है। बताइए आप एक चीज़ बताइए, अगर आप आरक्षण कहाँ देते हैं? जहाँ अत्यधिक कंपटीशन हो, महिलाएं पिछड़ रही हो, या फिर किसी आर्थिकी की वजह से वहाँ पे वो नहीं लीड कर पा रही है, उसमें तो एक आपने डिपो से एक लाइसेंसिंग करके एक आपने उसके लिए एक ओपन तरीके से एक फॉर्मेट आता है जिसमें घर की कोई भी महिला या अधिकतर जितने भी डिपो चला रहे हैं वो सारे के सारे महिलाओं के नाम से ही उनके कागज बने हुए हैं। अगर आप देखें तो
और उसमें कोई आरक्षण का तो मेरे को कोई सेंस ही नहीं समझ में आ रहा कि ये आरक्षण किस बिहार पे किस किस राजनीति के तहत देना चाह रही है। हमारा विरोध नहीं है इस विषय में कि भाई बीजेपी वाले या सरकार जो है ये सब ना करे। हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं कि अलग अलग माध्यमों से होना चाहिए। और हमने कहा था, हमने महिला बिल का समर्थन लोकसभा में भी और विधानसभा में भी किया है, और हमने हमेशा इस बात को उठाया है कि महिला सशक्तिकरण हर प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। परंतु सस्ते गल्ले की दुकानों के लिए 33% आरक्षण का आवंटन करना, अलग से उसके लिए बिल लाना, ये बात समझ से परे है। ये मतलब समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि क्या क्या मोटिव है इसके पीछे और क्या उनका उद्देश्य है, क्यों वो सब ये सब चीजें करना चाह रही है सरकार। देखिए, या तो सरकार का एक सिर्फ तरीका है कि भाई अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए और जनता के बीच में अपनी प्रेजेंस को बताने के लिए ये सब कार्य करते रहेंगे। देखिए, मेन काम इस वक्त जो है प्रदेश के अंदर, देखिए, युवाओं की बेरोजगारी दूर करना है। और हम देख रहे हैं युवा जो बेचारे पढ़ रहे लिख रहे हैं इस टाइम, जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की है और जो अपनी नौकरियां ढूंढ रहे हैं, वो बड़े परेशान हैं। और परेशानी यहाँ तक, मैं आपको एक बहुत ही ताजा एग्जांपल समझाता हूँ अपनी सरकार का। हम देखिए, हम बीजेपी सरकार का समर्थन करते हैं, लेकिन धामी जी को हमने सोचा था कि भाई यंग मुख्यमंत्री है, धाकड़ धामी है, शुरू में आए थे तो बड़े ताबड़तोड़ इन्होंने फैसले लिए थे कि जो ये परीक्षा भर्तियों में जो घोटाले हो रहे थे और उसमें जो विलंबता आ रही थी, नियुक्ति पत्र देने में विलंबता आ रही थी, उस विषय में हम उनके जो डिसीजन उस टाइम के थे तो बड़ा ईवा भी देखने लायक था। और उनका जो डिसीजन था, सभी पूरे प्रदेश की जनता देख रही थी और पूरा देश देख रहा था कि भाई चलो ये बहुत अच्छा काम करेंगे, परंतु वो भी सारे खोखले निकल रहे। मैं आपको एक बहुत ताजा एग्जांपल देता हूँ। इन्होंने अभी एक वन आरक्षी की भर्तियां करवाई थी कुछ टाइम पहले, 800 कुछ इन्होंने अध्याचन निकाले थे और 600 कुछ लोगों की भर्तियां करने के बाद, और बाद में जो रिक्त पद आए वापस विभागों से, वो इन्होंने वापस आयोग को भेजे। और विभाग ने जब आयोग को भेज दिए तो आयोग ने उसके बाद उनकी वेटिंग लिस्ट जारी करके जो वेटिंग में बच्चे थे उन बच्चों को, एक 168 बच्चों का फिर से उनको मेरिट आउट कर दी उनकी। और आज तक वो बच्चे पिछले 6 महीने से सरकार के हर अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं और हर प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी की जूं तक नहीं रेंग रही है। अधिकारी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि ये हमारी कमी नहीं है, ये कमी जो है ये विभाग की कमी है, दूसरा कह रहा आयोग की कमी है। तो मुझे ये समझना है कि भाई आयोग और विभाग के बीच में समन्वय क्या छात्र बनाएंगे? ये तो सरकार के विभाग है, सरकार के कार्यालय है, सरकार के ऑफिसेज है, वहां पे आपके बीच में समन्वय, आपकी तालमेल। एक अधिकारी कहता है कि उन्होंने गलत ढंग से पेश की, दूसरा अधिकारी कहता नहीं जी ये बात सही है। तो हम तो यही नहीं समझ पा, पिस कौन रहा है? बच्चा। और बच्चा क्या करे? अब उसके पास दूसरा रास्ता अब ये है, ये इनके सिर, इनसे कौन लड़ेगा? ठीक है, बीजेपी के नेताओं से पूछो तो नेता अधिकारी के आगे लाचार है, वो उनको समझा नहीं पा रहे, उनको समझ नहीं पा रहे, हमारी समझ से परे है। परंतु बच्चे क्या है, अब उनके पास कोर्ट में जाएंगे। अब आप समझ लीजिए, अगर एक मामला कोर्ट में जाता है भारत जैसे देश में, तो एक मामले को निपटाने के लिए 5-5, 10 सालें लग जाती है। तो बच्चा तो वैसे भी उसकी एज लिमिट खत्म हो जाएगी। तो प्रायोरिटी की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ा दुखद विषय है बच्चों का, लेकिन ये कोई समझ नहीं रहा। जो युवाओं का जो वो है, मेरे पास बच्चे आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारा ये इशू आप उठाइए और हमारी इस बात को आप रखिए आगे पटल पे। तो हमने कई जगह पे इस बात को रखा, लेकिन कोई भी अधिकारी या मुख्यमंत्री तक, हमने बच्चों के मुलाकात के मुख्यमंत्री की भी जूं तक नहीं रेंग रही। तो ये सच्चाई है। देखो सरकार क्या है, सरकार का तंत्र क्या है। तो जो बच्चा जिस चीज को जब फेस करता है ना, तो असलियत उस दिन उसको पता लगती है कि एक्चुअल में भारत में लोकतंत्र है या नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं आप प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं कि अभी इसे लाने की बजाय जो मेन मुख्य चीजें हैं उस पर फोकस करना तो करिए फोकस। बिल्कुल, आपने स्वयं सहायता समूह चलाए, आप एक मैं बहन को देख रहा था, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है आपके पैनल पे। बिल्कुल, तो वो ज्यादा बेहतर जानती है कि जो
सरकार जिस स्वयं सहायता समूह को एक्सेस कर रही है उसमें भी उनको पता है कि बारीकियों में जब जाते हैं तो उसमें कितनी अड़चनें खड़ी होती है। ठीक है, उनके तो पास ये भी जाएंगे समन्वय और जो जो एक समन्वय होना चाहिए और हम्म। एक संचालन करने के लिए एक स्मूथ मैकेनिज्म होना चाहिए, वो नहीं है, उस पे ध्यान नहीं है इन लोगों का। ठीक है, देखिए ठीक है सर, उस पे भी है। एक सेकंड प्लीज हम आएंगे एक बार में। हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता मीनाक्षी गिल्डियाल जी भी जुड़ चुके हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और अब आज बात हो रही है महिला सशक्तिकरण की, वो इसलिए क्योंकि मंत्री रेखा आर्य ये कहती हैं कि अब जल्द ही 33% आरक्षण जो है महिलाओं को सस्ता गल्ला दुकानों के लाइसेंस में भी दिया जाएगा। कितना जरूरी और महत्वपूर्ण फैसला आपको लगा ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी गवर्नमेंट को कि 33% आरक्षण, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपको प्रचार करने के लिए एक और पॉइंट मिल गया। बेसिकली ये जो जितनी भी बातें ये लोग करते हैं ये प्रचार का ही एक माध्यम होता है और कुछ नहीं। अदरवाइज आप देखिए 33% आरक्षण का अर्थ क्या है सस्ता गल्ला दुकान पे। इसमें अभी वीरेंद्र शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आरक्षण ऐसी जगह पे दिया जाता है जहाँ पे उपेक्षा हो रही होती है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कोई भी जाके लाइसेंस दे सकता है और कोई भी कर सकता है, तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है कि महिला के लिए आरक्षण, पुरुष के लिए आरक्षण, ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण का अर्थ क्या है? यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता आरक्षण का। ये सिर्फ इनका दिखावा है जो ये 33% की बात कर रहे हैं, और ये सिर्फ एक चुनावी जुमला, क्योंकि हम हमेशा से आप देखेंगे कि धरातल पे कुछ इनका होता नहीं है, ये सिर्फ बातें बनाते हैं। इनसे सवाल ये बनता है कि आप ये बताइए कि जरूरतमंदों के लिए कितना आरक्षण है? क्या वाकई में जो 33% की बात कर रहे हैं क्या वो जरूरतमंदों को मिलेगा? आप शराब की दुकानें देख लीजिए, आज महिलाओं के नाम पे खुली हुई हैं। इसका क्या मतलब है? क्या आप ये कहेंगे कि महिलाएं सशक्त हैं? इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी पुरुष अपनी शराब की दुकान खोलना चाहता है वो महिला के नाम पे खोल देता है। और आने वाले समय में भी यही होगा कि अगर गल्ले की दुकान है और वो कोई पुरुष खोलना चाहता है वो अपनी बीवी के नाम पे खोल देगा। आप ये देखिए कि 33% आरक्षण ये लोग उसमें देते हैं, ये चुनाव में आप देखिए 33% आरक्षण देते हैं। उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति ये है कि जो महिला है वो प्रधान है, लेकिन प्रधान पति सारा का सारा शासन संभाल रहा है। बिल्कुल। तो क्या इस तरह का एक सिस्टम ये लोग जनरेट करना चाहते हैं? तो आप ये देखिए कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इनको बधाई देती हूं कि इनको प्रचार करने के लिए एक और जुमला मिल गया, 33% आरक्षण। अदरवाइज आप देखिए लखपति दीदी के नाम पे आप ये बात करते हैं, इनमें से मैं कह रही हूँ कि 10 लखपति दीदी जिनको इन्होंने बनाया है उन लोगों को लेके आइए सामने और उनकी स्थिति देखिए कि क्या इन्होंने जरूरतमंदों को लखपति बनाया है या फिर अपने ही किसी जान पहचान वालों को इन्होंने लखपति बना के अपना सिर्फ जो पेपर्स में ये लोग भरते हैं वो किया है। तो ये बहुत ही दुखद है कि आप सिर्फ दिखावे के लिए कुछ भी बोलते चले जाते हैं। कम से कम इतना मूर्ख तो जनता को मत समझिए कि आपने 33% महिलाओं के आरक्षण की बात की और वो भी सस्ते गल्ले की दुकान पे। सीरियसली ये बहुत ही शर्मनाक है। और एक बात और कहना चाहूंगी कि आपने ये जो योजना बनाई है, क्या ये आपने शहरी इलाकों को देख के बनाई है या पर्वतीय इलाकों को देख के भी बनाई है? क्योंकि अगर हम पर्वतीय इलाकों की बात करें तो वहां पे तो रोजगार है ही नहीं। रोजगार या तो वो पुरुष चला रहा होगा सस्ते गल्ले की दुकान, अब क्या होगा, उसकी जगह पे आप महिला को बिठा देंगे, तो पुरुष को तो आपने दरबदर कर दिया और महिला को आप कह रहे हो कि हमने सशक्त बना दिया। तो मतलब ये दिखावा जो इनका है वो साफ तौर पे नजर आता है और जनता सब समझती है इनके दिखावे। ठीक है, हमारे साथ प्रमोद शास्त्री कपरवाण जी, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। तमाम यहाँ पे कमेंट्स हो चुके हैं। आपका कमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विपक्ष में आप बैठे हैं और महिलाओं के लिए जो सरकार कर रही है, पहले ही बहुत योजनाएं हैं, अब 33% आरक्षण सस्ता गल्ला की दुकानों में भी देने की बात कही जा रही है। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए दिव्या दर्शनी जी, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग इन सस्ते गल्ले की दुकानों को कर रहे हैं वो भी एक मात्र जो है, वो भी देखा जाए तो वो भी एक सेवा भाव के रूप में इसको कर रहे हैं। देखो, ये सरकारें इनको कुछ देने का काम तो करती नहीं है, और अब जब 33% महिलाओं के आरक्षण की बात है तो ऐसे काम में उनको आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। महिलाओं के हमारे यहाँ तो पहाड़ों में जो है महिलाएं बहुत, महिलाओं के ऊपर पूरा पहाड़ टिका हुआ है। अगर 500, 700, 800 रुपए महीने में अगर जो तुम महिलाओं को इधर इंगेज करना चाहती हो, मैं समझता हूँ कि ये महिलाओं का अपमान है। यदि आपको महिलाओं को कुछ देना है तो कुछ बड़ा दो, जिससे सस्ते गल्ले की दुकानों में पहले ही जो है इन्होंने सस्ते गल्ले के दुकानदार को जो है एक
बाबू बना दिया, कहीं डिजिटल के नाम पर इतना हरासमेंट उनका किया जा रहा है कि ये बेशर्म लोग हैं। ये जो है ये सरकार जो है ये बेशर्मों की सरकार है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और मैं देखता हूँ कई बार ये निर्दयी लोग हैं, ये नहीं देखते कि भाई जो है आखिर जो काम करने वाला है वो भी कहीं ना कहीं जो है उसका भी परिवार है। आप बताएं, सस्ते गल्ले की दुकानों में आप सस्ते गल्ले के जो विक्रेता हैं उनसे पूछिए उनकी स्थिति क्या है। ऊपर से उसको पूरा डिजिटल ऐसा कर दिया गया, अरे 5, 7, 10 किलो तुम्हें राशन देनी है, उसमें तुम्हें दुनिया भर की ड्रामाबाजी करनी है। जितनी की मैं समझता हूं कि प्रदेश के अंदर ये राशन बांटते हैं उससे ज्यादा कि ये विज्ञापन करा देते हैं। तो हर चीज में भारतीय जनता पार्टी विज्ञापन की पार्टी बन के रह गई। भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी बनकर के रह गई। और हाँ, ये बोलते बहुत अच्छा है, ये है कि इनका जो बोलने का तरीका है वो बड़ा अच्छा तरीका है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये 33% का जो ये नया जुमला माननीय हमारी मंत्री जी लाई हैं, और स्वयं भी मंत्री हैं, अपने आप तो 5, 5.5 लाख रुपया महीना नंबर 1 में लेती हैं, और 700 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये वो भी जो है सस्ते गल्ले की में जो है जो कर रहा है उसमें उनको 33% आरक्षण देना है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो ये मैं यही कहना चाहता हूं, और भगवान बद्री और केदार से यही मैं प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे कि वो इस प्रदेश के लोगों को अब ज्यादा परेशान न करे। ठीक है, यहाँ पर लगातार हम चर्चा करेंगे। जैसा विपक्ष कह रहा है कि ये एक महज जुमला है, क्या वाकई ये इतना ज़रूरी है महिला सशक्तिकरण के लिए, कितना फ़ायदा आने वाले वक्त में महिलाओं को होगा, लगातार चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इस प्रदेश में महिला यानी कि समाज की आधी आबादी पर धामी सरकार का फोकस है। पहले भी कई तरीके के आरक्षण महिलाओं के लिए दिए गए हैं। ये कहा गया 33% आरक्षण कोऑपरेटिव सोसाइटीज में महिलाओं को दिया जाएगा। इससे पहले सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण पहले से है। इसके अलावा भी कई आरक्षण है, और अब सस्ता गल्ला की दुकानों में जो है वो 33% आरक्षण देने की बात कही जा रही है। मैं आपके पास आऊंगी श्यामा चौहान जी। आपने कहा कि महिलाओं के लिए अच्छा कदम है। अभी तक जो काम महिलाओं के लिए किए गए हैं सशक्तिकरण के, क्या वो काफी नहीं है? क्या उसमें भी आप लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं अभी? नहीं, जैसे हम स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं, पहली बात तो मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और मंत्री रेखा आर्य जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए ये बहुत अच्छा कदम बनाया है और बढ़ाया। पहले भी महिलाओं के लिए जो किया है, देखो पहले भी मैंने आपसे बताया था कि महिलाएं जो प्रशिक्षण लेती हैं, काम करती हैं, लेकिन उनके लिए भी सरकार की ओर से सबसे अच्छी योजना ये चली थी कि बिना ब्याज के लोन उनको दिया गया था। सबसे पहले क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं तो काम के लिए हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो एक ये बहुत बड़ा कदम। और दूसरा, जब अब ये कदम जो उन्होंने बढ़ाया है कि सस्ते गल्ले की दुकान, तो इससे हम लोगों को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि ये सस्ते गल्ले की दुकान वैसे भी गांव-गांव में बहुत ज्यादा होते हैं, और ये सबसे हम लोग जो है जमीनी स्तर से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, गांव की अंतिम पंक्ति की छोर में बैठी हुई महिलाओं को इसका रोजगार के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट इसमें मिलेगा, और बहुत अच्छी योजना है, बहुत सराहनीय कदम है महिलाओं के लिए। अच्छा श्यामा जी, लेकिन जो कहा यह भी जा रहा है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर 33% आरक्षण लाइसेंस में दिया जाएगा तो उसका फायदा जो है कई पुरुष भी उठाते हैं कि आप अपने नाम से न लेकर अपनी पत्नी या अपनी बहन बेटियों के नाम से आप लाइसेंस ले सकते हैं। ये भी यहाँ पर एक दुष्प्रचार हो सकता है। नहीं, ये देखो, जब अब एक महिला अगर कहती है कि पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना है, तो भाई महिला के साथ में पुरुष तो खड़ा होगा ही ना। बेनिफिट तो महिला को मिल रहा है। जब महिला के नाम पे है तो महिला काम करेगी। लेकिन कई जगह क्या होता है कि जैसे प्रधान पद के लिए भी अभी मैंने पहले सुना था कि भाई महिलाओं को आरक्षण मिलता है तो महिलाएं काम नहीं करती हैं, है ना, पुरुष काम करते हैं। तो कोई ना कोई ऐसी महिला आ जाती है कि जो काम नहीं कर पाती। लेकिन हम जैसी महिलाएं हैं कि हम जागरूक हैं, जो महिलाएं जागरूक होगी तो वो डेफिनेटली काम करेंगी, क्यों नहीं करेंगी। और अगर हमारे साथ में हमारे पति भी काम करेंगे तो इसमें हर्ज किस बात का है। दोनों पति पत्नी मिलके काम कर सकती है ना। ठीक है, प्रभा बंदूनी जी, प्रभा बंदूनी जी, यहाँ पर आप लोग 33% आरक्षण की बात करते हैं मैडम, लेकिन यहाँ पर सस्ता गल्ला ही क्यों? इससे पहले हमने देखा था जब हर घर शराब की बात आ रही थी, उसके लाइसेंस में भी सबसे ज्यादा महिला लाइसेंसी थी, जिन्होंने, हालांकि इस फैसले को आप लोगों को वापस लेना पड़ गया था।
तो क्या 33% आरक्षण कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, 30% आरक्षण सरकारी नौकरी में और अन्य जो है उससे क्या काफी नहीं है महिला सशक्तिकरण? वो महिलाएं चाहती कि हर चीज में उन्हें आरक्षण मिले और सस्ता गल्ला दुकान में अगर मिलेगा तो इससे और ज्यादा बेनिफिट महिलाओं को मिलेगा। पहले तो मिल ही रहा है ना, आरक्षण तो महिलाओं को हर क्षेत्र में मिलना चाहिए ना। और जब सरकार ये कदम उठा रही है तो सराहनीय कदम है महिलाओं के लिए। ठीक है, बंदूनी जी जवाब दीजिए। हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के लिए अब आरक्षण की जरूरत है। हाँ जी, पहले तो मैं आपको बताऊंगी, मैंने पहले ही कहा है बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और अगर महिलाओं को ये दिया जाए तो जैसे अभी हमारी बहन यही बात कर रही है कि हमारी महिलाएं क्या अर्बन क्षेत्र में ही रहती है। कभी ये लोग जो विपक्ष वाले बात कर रहे हैं, कभी इनसे आप ये पूछ लिए कि दूर दराज के गांव में कितना गए हैं, वहां पर अभी पहले मैं इनके साथ बैठी थी तो ये कह रहे थे वहां पे कौन से बिजनेस खोलेंगे, वहां पे कौन से व्यवसाय लग जाएंगे, लोगों के पास वहाँ पैसा नहीं है। लेकिन वहां पर गांव में जो फैसिलिटीज उनके पास है, अगर वहां पर हम महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं तो इसमें बुराई क्या नजर आती है उनको? हम उनको काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। कई महिलाएं हैं हमारी स्वयं सहायता समूह के द्वारा, हम उन महिलाओं को ये मदद करते हैं जिनके अंदर कोई स्किल होती है, वो चीजें बना सकती है, खाने पीने की है, हैंडीक्राफ्ट का वो काम कर सकती है। लेकिन हमारी बहुत सी बहन ऐसी हैं जिनके अंदर इस टाइप की कोई स्किल नहीं है। तो अगर उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है ये दुकान के माध्यम से, हमारी बहुत सी बहनें आज भी, आप ऐसा नहीं है कि अर्बन में जो महिलाएं हैं वो काम नहीं करती है, यहाँ पर भी हमारी बहुत सी बहनें हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं, हमने खुद देखा है। तो ये कहना तो बहुत ही गलत बात है कि ये केवल एक प्रचार का माध्यम है। तो मैं ये कहूंगी, जब हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लेकर आए थे, तब भी इनका यही कहना था कि इन्होंने स्वागत किया था कि जब तक हमें लगा कि ग्राउंड लेवल पे हम महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो यहाँ तक पहुंचना भी उनके लिए मुश्किल है। तो अगर आप हमारी भाजपा की सरकार को, केंद्रीय नेतृत्व हो या राज्य का नेतृत्व हो, धामी जी की सरकार हो, अभी आप जच्चा बच्चा के लिए देख लीजिए, लड़कियां नंदा गौरा योजना हम लेकर क्यों आए, वो अपनी बेटियों के लिए लेकर आए हैं कि जब, ताकि हमारी जो बहनें है, जो भ्रूण हत्या है उसको रोका जा सके। ठीक है, वही तो प्रभा जी जानने का प्रयास यही किया जा रहा है कि ठीक है, आप लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे आप लोगों ने दिए, आप लोग नंदा गौरा जैसी योजनाएं, ये प्रोत्साहन के लिए है ताकि जो आगे लोग बढ़ सके, इसकी तरफ जागरूक हो सके। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या सस्ता गल्ला दुकानों में इतना कंपटीशन हो गया? क्योंकि 33% आरक्षण अगर आप पॉलिटिक्स में कहते हैं तो वहां समझा जा सकता है क्योंकि बहुत कंपटीशन है, महिलाओं को ऊपर पहुंचाने की जरूरत है। क्या यही कंपटीशन सस्ता गल्ला में है? क्या वहां पर महिला आसानी से सस्ता गल्ला नहीं ले सकती हैं? देखिए, अगर हम महिलाओं को कहीं पर आरक्षण देते हैं तो उससे महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास आता है। अगर हम किसी को फ्री में कोई चीज, हमारे घर में कोई योजना निकल के आती, हम कहेंगे कि ये पुरुषों के लिए है, ये बेटियों के लिए है। लेकिन जब एक महिला के अंदर ये आत्मविश्वास आ जाता है कि नहीं, ये मेरे लिए आरक्षित है और ये मुझे मिली है, हम उसको एक महिला के रूप में देख रहे हैं, तो उस परिवार में उस महिला के अंदर कितना ज्यादा आत्मविश्वास डेवलप हो जाता है। आज हम महिलाओं की बात करते हैं, क्या घर में घरेलू हिंसा नहीं होती है महिलाओं के ऊपर? क्या पुरुष उनको बार बार ये एहसास नहीं करवाता है कि आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है ये मेरी वजह से है? तो क्यों महिला ये ना कह सके कि आज आपके पास जो कुछ है वो मेरी वजह से है? अगर हम कोई सस्ता गल्ला की दुकान ही, अगर वो महिला, कभी हमारी बहन ने बोला कि ठीक है परिवार तो एक साथ मिलकर ही चलता है, लेकिन अगर वो दुकान एक महिला के लिए आरक्षित कर दी जाती है, फिर अगर उसके पति उसमें बैठते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो एक कॉन्फिडेंस लेवल आप देखिए उस महिला का कितना ज्यादा डेवलप होगा। उसके बाद उसका पति उसको ये नहीं कह पाएगा कि आज तुम मेरी वजह से हो, वो महिला कह सकती है कि ये दुकान मेरी वजह से आपको मिली है। ठीक है, आप भरण पोषण करोगे, परिवार है। मैम, शायद आज के समय पर सोसाइटी इतनी विकसित हो चुकी है मेंटली भी कि आज शायद ही कोई पति ये कह सकता है कि तुम मेरी वजह से हो, या कोई भाई या पिता कोई कह सकता है कि आप मेरी वजह से। हम आप महिलाएं जो यहाँ स्क्रीन पर बैठी हैं मैम, हम जो महिलाएं स्क्रीन पर बैठी हुई हैं अपने आप में आत्मनिर्भर हैं, किसी पर निर्भर नहीं हैं। हमें भी कोई ये नहीं कह सकता कि आप डिपेंडेंट है, वो हमारी चॉइस है और हमें सपोर्ट सिस्टम दिया गया है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस पे भी आएंगे। वीरेंद्र शर्मा जी, बहुत वास्ट टॉपिक है, महिलाओं को प्रोत्साहित करना अपने आप में एक अलग बात होती है, लेकिन 33% आरक्षण देना अलग बात होती है। जी, मैं सबसे पहला सवाल तो प्रभा जी से ये पूछना चाहूँगा कि आप जो यहाँ बात रख रहे हैं, क्या आप पति पत्नी के बीच में कंपटीशन रख रही हैं? पहली चीज़, ये कंपटीशन पति पत्नी के वर्चस्व का नहीं है। यहाँ आरक्षण आप, पहला सवाल तो ये है मेरा आपसे कि आप ये बताइए आरक्षण कब दिया जाता है, किस अवस्था में दिया जाता है और किस कंडीशन में दिया जाता है आरक्षण?
किसी भी चीज नहीं, में। आपके पास क्या इस बात के आंकड़े हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो ये सस्ते गले की दुकानें हैं केवल पुरुषों को ही क्यों दिया जाए? नहीं, फिर? हम मेरा आपको कहने का ये मतलब आप है डेटा कि निकालिए अगर आप कह रहे हो उत्तराखंड कि का। महिलाओं को क्यों दे दीजिए, आप तो मैं कह रही हूँ कि सस्ते पुरुषों का गले हर की क्षेत्र दुकानों में के क्या पुरुषों का लाइसेंसिंग ही का अधिकार डेटा है? निकालिए। अगर आप मैक्सिमम धीरे लाइसेंस धीरे महिलाओं के नाम से आज भी। देखिए, अगर महिलाओं को, घर की महिला को कोई भी पति नहीं रोकना चाहता है काम करने के लिए। हम देखिए, महिलाओं ये के आपका सशक्तिकरण सोचना के है, तो अगेंस्ट अगर नहीं ऐसा है। होता तो आज की टाइम में 21वीं सदी में हम लोग हैं, आज ये घरेलू हिंसा क्यों महिलाओं पे हो रही है? और मैं ये नहीं कर रही हूँ कि गांव में हो रही है, आप किसी भी क्षेत्र में लेकिन चले प्रभा जाइए, जी आप क्या समझ नहीं सेल्फ रहे। डिपेंडेंट होना हम घरेलू ये हिंसा को नहीं कह बचाना रहे। है? हमारा एक मिनट। कहना ये नहीं है मैम। वीरेंद्र जी, प्रभा जी जो आप बोल रही है उसका मतलब तो ये है कि अगर आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप पे घरेलू हिंसा होगी। एक वर्किंग विमेन पर भी घरेलू हिंसा हो सकती है। मैडम, ये एक सोच है, एक मानसिकता है, ये किसी के हमारा ऊपर कहना लागू हो ये सकती है सशक्तिकरण करना है। अगर महिलाओं का सशक्तिकरण करना है तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन को बढ़ाइए। मैडम, विरोध कोई नहीं कर रहा है। प्रभा जी विरोध नहीं कर रहा, बस ये समझने की जरूरत है कि आखिर 33% आरक्षण क्यों? इसकी जरूरत क्या पड़ गई? इसकी हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे। जरूरत है। अभी आप ये देखिए, जो हमारी बहनें हाशिए पर हैं, अगर आप आंकड़ा ले लीजिए, जो बहनें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है, पहले ग्राम पंचायत में उनको, अगर आप नेतृत्व की बात करें, चुनाव में देखिए 50% का आरक्षण दिया गया, तो वो क्या आज हमारी कितनी बहनें हैं जो नेतृत्व गांव में कर रही है, और उनकी वजह से मैं कहूँगी जितना विकास गांव में हो रहा है, क्या अगर वहाँ पे पुरुष थे वो इतना समझ पाते महिलाओं के बारे में? ग्रास रूट लेवल पे पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है, और बच्चों के जो भोजन की समस्या होती है, तो जितनी हमारी मीनाक्षी जी, बहनें उस चीज ठीक को है समझ मीनाक्षी सकती है, जी, उतना कोई मीनाक्षी जी, दूसरा नहीं आप कर लोग सकती है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड को बिलोंग करती हैं, चाहे जितनी भी यहाँ पर महिलाएं हैं, एक महिला समूह से जुड़ी हुई हैं, 2 पॉलिटिकल फिगर्स हैं यहाँ पर। क्या आपको यही चीज लगती है कि हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की जरूरत है? दिव्यदर्शनी जी, सबसे पहले तो मैं प्रभा जी जो अभी बात कर रही थी कि हमारी जो गांव में महिलाएं हैं वो बहुत उपेक्षित हैं, ठीक है, क्या पुरुष इस बात को समझ पाएगा कि महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो कैसे सॉल्व करनी है? और 50% आरक्षण देने के बाद महिलाओं की समस्या वहां पे सॉल्व हो गई है। लेकिन प्रभा जी कह रही हैं कि आप लोगों ने कभी गांव जाके देखा है? तो मैं तो प्रभा जी से ये पूछना चाहूंगी कि आप ये बताइए कि आपने कभी गांव जाके देखा है, या फिर आप ये बताइए कि आपने कभी अखबार पढ़े हैं जब प्रसूताएं सड़कों पर पहुंचते पहुंचते बच्चों को जन्म दे देती हैं, जब वहां महिलाओं को बाघ भालू कहा रहा है? आज भी महिलाएं इतना 50-50 एक मिनट प्रभा जी प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए। प्रभा जी डोंट डिस्टर्ब, डोंट इंटरप्ट। प्रभा जी एक मिनट, प्रभा जी आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। प्रभा जी आप मेरी बात सुन लीजिए। आप लोगों को यही सिखाया जाता है कि किस तरह से डिबेट को डाइवर्ट करें। प्रभा जी एक मिनट सुन लीजिए मैम, एक बार सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगी, जवाब लेने आपके पास आऊंगी। प्रभा जी आपके पास आऊंगी मैं जवाब लेने, पहले सुन लेते हैं। आप एक आप काम उनकी कीजिए, बात सुन प्लीज लीजिए। प्रभा जी को यहाँ पे बिठा लिया कीजिए और वो सारा अपना ठीक है मीनाक्षी जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं प्रभा जी आपके पास आऊंगी जवाब लेने के लिए। आपका क्वेश्चन क्या था दिव्यदर्शनी जी? आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा ये सवाल था कि क्या आपको लगता है, आप भी कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड की हैं, आप जिस मुकाम पर पहुंची अपने बलबूते पहुंची हैं, अच्छी बात है कि आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन हर क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आरक्षण जरूरी है? जी बिल्कुल वही बात मैं कहना चाहती थी कि जो गल्ला वाली अगर हम बात करें तो वहां पे तो मुझे लगता है आरक्षण की जरूरत ही नहीं थी। अगर महिला जो ये बात कर रहे हैं कि महिला सक्षम है तो वो क्यों नहीं जाके लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है, और आप क्यों नहीं उसका लाइसेंस अप्रूव करते हैं? अगर आप उनका लाइसेंस अप्रूव नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये इसी सरकार की कमी है कि बिना आरक्षण के आप उनका लाइसेंस ही अप्रूव नहीं करेंगे। देखिए आज आवश्यकता आरक्षण देने की नहीं है, यहाँ पे आज आवश्यकता है माहौल क्रिएट करने की। अगर आप बात कर रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाना है तो आप, मेरा सवाल ये है कि आप ये बताइए कि वर्किंग वुमेन के लिए कितने हॉस्टल्स आप लोगों ने तैयार किए हैं? क्योंकि एक महिला होने के नाते मैं समझती हूँ कि जब पारिवारिक जिम्मेदारी होती है तो उसके बाद कितना मुश्किल होता है काम को करना। साथ ही आप ये सोचिए कि अगर कोई महिला बाहर से किसी दूसरी जगह पे जा रही है तो वहां पे उसको सुरक्षा को लेके कितनी समस्या होती है। तो मैं सरकारों से मैं तो ये पूछना चाहूंगी, क्या वर्किंग वुमेन हॉस्टल है यहाँ पे? क्या उनके बच्चों के लिए इनफ क्रैच है? प्रभा जी प्लीज, प्रभा जी आप ही बोल लीजिए, प्रभा जी आप ही बोल लीजिए, जब आपका नंबर आएगा प्लीज सारे क्वेश्चंस के जवाब दीजिएगा।
आप नोट कर लीजिए। ये इस तरह का डिस्टर्बेंस देखिए प्रभा जी डिबेट्स में नहीं होता है। नहीं, आपको पहले मेरी बात सुननी पड़ेगी ना, आपको पहले मेरी बात सुननी पड़ेगी। नहीं, प्रभा ठीक है, जी, मैं आपको जवाब पहले मेरी बात जवाब भी सुननी लेंगे पड़ेगी। सब। आप उसके मैडम बाद अपने turn सवाल पे उठे नंबर तो दीजिए। जवाब आप ही देंगे, आप सत्ता में हैं, जवाब आप ही से लिए जाएंगे। जी लेकिन आप मेरे सवाल तो पूरे सुन लीजिए। ठीक है, मेरे मीनाक्षी कहने जी, का बात मतलब पूरी है कि करें। बच्चों को, जब बच्चों को घर छोड़ के वुमेन जाती है तो उसके बच्चों के लिए क्या क्रैच की सुविधाएं हैं? आज अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 25 इयर्स तक की जो वुमेन है, आज उनका जो वर्किंग परसेंटेज है वो 0 है। आप ये देखिए, लड़कियां जो हैं वो सुरक्षा के कारणों से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दे रही हैं। तो सशक्त करना है तो आपको माहौल उस तरह का क्रिएट करना पड़ेगा कि महिलाएं यहाँ पे सशक्त हों, ना कि आप सिर्फ सस्ते गल्ले की दुकान पे बिठा के आप कह रहे हैं कि 33% आरक्षण देके हम उन्हें सशक्त कर रहे हैं। ठीक है, प्रमोद शास्त्री जी, विपक्ष होने के नाते आप लोगों ने कई बार सवाल उठाए हैं। अच्छी बात है, महिला सशक्तिकरण की जो भी बातें होती है, चाहे वो 33% आरक्षण अगर लाया जा रहा है, लोकसभा में बिल पास होता है, आपने भी स्वागत किया था। फिर इस प्रतिशत जो आरक्षण 33% आरक्षण जो यहाँ दिया जा रहा है, क्या उसका भी समर्थन आप लोग करेंगे? मैं आपसे एक बहुत विनम्रता के साथ में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि 33% आरक्षण अगर इनको देना है भारतीय जनता पार्टी, अगर महिलाओं की, मैं तो इनसे प्रार्थना करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से कि ये महिलाओं पे नज़र न डालें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर महिलाओं के इतने बड़े हितैषी हैं तो लोकसभा में जो ये चुनाव लड़ते हैं उसमें 33% टिकट दें, विधानसभा में दें, 70 में से 23 टिकट जो है महिलाओं के लिए होते हैं, जिसमें भारी भरकम तनख्वाह है, भारी भरकम जो है पेंशन है, उसमें ये दें। ये सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में अगर वो चोरी चारी भी कर लेगा तो 2000 नहीं कमा पाता, और मेरे ख्याल से 500-700 रुपए उसको सारा ही मिलता है। इसकी कोई लड़ाई ही नहीं है। और फिर पुरुष और महिला और पुरुष अलग कहाँ है, आप बताएं ना भाई। कौन सा घर ऐसा है कि जहां पर जो है पति पत्नी जो है मिलके ही काम करते हैं? और मैं तो बल्कि थोड़ा सा इनको बोलो कि पढ़ाई लिखाई करा करें, शास्त्र वास्त्र का भी थोड़ा अध्ययन कर लिया करें। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि भाई जिस घर में नारी का जहाँ सम्मान है, जहाँ नारी सशक्त है, वहाँ तो देवताओं का रमण होता है, वास होता है। आखिर ये 33% करके 33% में दे करके सस्ते गल्ले। और फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से किसी दूसरे आदमी के पास है वो भाई? अगर पति भी अगर वहां से कुछ कमा के ले जाता है तो वो रखता तो पत्नी के हाथ में ही है। तो आखिर ये 33% पर बड़ा इसमें आज अखबार में भी मैं पढ़ रहा था, बड़ी 3-4 कॉलम की ये न्यूज थी कि भाई 33% आरक्षण महिलाओं के लिए सरकारी सस्ते गल्ले में। हाँ, अगर ये 33% का अगर ये कहते कि 2027 में हम जो है 23 सीटों पर जो है 23 सीटें जो है महिलाओं को देंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती। ये कहते कि भाई जो है 29 में जब चुनाव होगा तो हम 23% जो है लोकसभा में जो है महिलाओं को देंगे, तो मुझे लगता है मेरी छोटी बहन प्रभा भी कहीं जो है विधानसभा में पहुंचती, बड़ा जो है डिबेट में बीच बीच में खूब अच्छा तर्क वितर्क करते रहती है, दूसरे को बोलने नहीं देती। तो मैं ये समझता हूं कि देखो, ये कोई डिबेट का मतलब ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, और ये कोई जो है इतना बड़ा प्रचार का माध्यम नहीं है। लेकिन जिसका जितना आकार है वो उतनी बात करेगा। अब इनको लगता है कि 500-700 रुपए की चीज में बहुत बड़ा इन्होंने जो है महिलाओं पे उपकार कर दिया, तो इनका उपकार इनको मुबारक हो। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर महिला की हितैषी है तो जिला पंचायत के जो अध्यक्ष अभी बनेंगे, आप उनमें उनको टिकट दीजिए। आप जो है उनको नगर पंचायत में, नगर निगम में मेयर के प्रत्याशी के लिए उनको टिकट दीजिए। आप विधानसभा में उनको टिकट दीजिए, आप उनको लोकसभा में टिकट दीजिए। तब हम कहेंगे कि वाकई में जो है जो आधी आबादी है आप उसका बहुत सम्मान करते हैं। महिला का सम्मान बोल के नहीं होता, महिला का सम्मान के लिए दिल चाहिए और दिल से सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए दिव्य दर्शनी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस प्रदेश के अंदर कम से कम महिला उपेक्षित नहीं है। मैं यहाँ पर बैठा हूं और मेरी 4 महीने मेरी यहाँ पर बड़ी शानदार डिबेट हमसे भी अच्छा कर रही हैं, तो महिला उपेक्षित कहां से है बताओ ना? यहीं पर आप देख लीजिए, बड़ी अच्छी दहाड़ लगा रही हैं, बड़ा अच्छा तर्क वितर्क कर रही हैं, तो कहां उपेक्षित है महिलाएं, आप बताओ ना। प्रभा जी जवाब दीजिए। जी दिव्या जी, ऐसे में कहे जो हमारे विपक्ष के भाई साहब है उनकी नजरें केवल हम बहनों पर हैं।
तो देखिए, आप हम लोगों की तुलना उन बहनों से मत कीजिए जो गांव में हाशिए पर बैठी है, जो हमारे सीमावर्ती इलाकों में बहनें बैठी है। जरा आप कभी वहां पर जाकर देखिए कि उनकी क्या स्थिति है। मैं तो अमेरिका में रहता हूँ। ठीक है, आप ये पैसों की बात कर रहे हैं कि 700, 800, 1000 रुपए, 2000 रुपए, क्या बताइए। ये जो विपक्ष की सरकार है, कांग्रेस की, तो भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार है। इनके पास तो जब तक करोड़ों रुपए नहीं आ जाते, लाखों रुपए इनके नहीं हजम हो जाते, इनको तो अच्छे नहीं लगते 1000, 2000 रुपए को, तो ये सोचते ही क्या ये तो वैसे ही उड़ा देंगे। तो इनकी इस बात से तो कोई भी महिला सहमत नहीं है। तो प्रभा, अगर हम भ्रष्ट हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप हम पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं? आप बताएं ना। अरे आपके मिनिस्टर जो है उन पे सीबीआई की जांच लटकी पड़ी है, पूरी सरकार आपकी भ्रष्ट है, और आप कह रही हैं वहां से कि जो है ये तो भ्रष्टाचार की है। अरे आपके पास शासन तंत्र है, आपके पास ईडी है, सीबीआई है, तमाम लोगों को सरकार में ही नहीं है। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों की सरकार है, उनकी तो सरकार ही नहीं है, वो तो बहुत लंबे समय से विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो ये तो इनकी पहली बात का जवाब है। दूसरा, मैं ये इनको कहना चाहूंगी कि अगर महिलाओं की मदद हो रही है, उनको आगे लाया जा रहा है, तो चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। अभी ये कह रहे थे कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो श्लोक मैं आपका पूरा कर देती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, अब वो आप ये कह रहे हो कि गले की दुकान, एक बताओ महिलाओं को, अब यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन आप देख लीजिए कि आप वहां पर क्यों बिठा रहे हैं। नहीं प्रभा जी मैं एक बार इस सवाल को क्लैरिफाई कर देती हूँ। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मैडम यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई क्लॉज नहीं लगाया गया है कि महिलाएं सस्ता गल्ला के लाइसेंस नहीं ले सकती हैं। यानी कि यहाँ पर चाहे महिला हो पुरुष हो आसानी से लाइसेंस ले सकते हैं। अगर वहां पर कोई बहुत तगड़ा कंपटीशन है कि महिलाएं पिछड़ती चली जा रही है तब तो समझ में आता है, लेकिन ऐसा है कि आपको लगता है कि वहां पर बहुत कंपटीशन है और पुरुष जो है महिलाओं को धकेल रहे हैं पीछे? जी दिव्या जी, बात कंपटीशन की नहीं है, बात है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आपको अपॉर्चुनिटीज देने की बात है। अगर हम उनको एक और क्षेत्र में जहां महिलाएं शायद कभी वो सोच नहीं सकती हैं कि क्या हम यहाँ पर भी काम कर सकती हैं, तो हमने क्या कर रखा है, कुछ क्षेत्र डिवाइड किए होते हैं, लेकिन अगर उनको हर क्षेत्र में आरक्षण की बात ही हो जाएगा कि उनको उस क्षेत्र में भी वो अपना ध्यान आकर्षित कर सकती है कि हम उस क्षेत्र में भी अपना काम कर सकती हैं। अब अगर इनके ग्राउंड लेवल पे हम नेतृत्व की ये बात कर रहे थे, तो क्या इनको नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने वाली कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने अभी लोकसभा में इसको पास किया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो लोकसभा में सीट बढ़कर जाने वाली है हमारी नेत्रियों की 182 होने वाली है। अभी 81 मात्र महिलाएं है 543 की सीट में। उसी प्रकार से विधानसभा की सीटों में भी 33% का आरक्षण दिया गया है। तो इसके बारे में ये लाने वाली कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित रूप से हमारी आने वाले समय में हमारी महिलाएं, आपको केंद्रीय नेतृत्व में भी उनका आप देखेंगे कि कितना योगदान है और विधानसभा में भी उनका कितना ज्यादा योगदान है। मैम ऐसे वक्त में हमने पहली महिला प्रधानमंत्री भी देखी, पहली महिला राष्ट्रपति भी देखी, यहाँ पर पहली महिला विधानसभा अध्यक्षा भी देखी है, और कई ऐसी महिलाएं हैं जो पहली बार उस पद को संभाले हुए हैं अपने बलबूते पे। अच्छी बात है कि यही समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हर क्षेत्र में क्या महिला उपेक्षित है। आप जहां पर टफ कंपटीशन है वहां समझ में आता है, लेकिन क्या न्यूनतम से लेकर ऊपर तक तमाम जगह आरक्षण जरूरी है? बस ये सवाल है। दिव्या जी, बात आरक्षण की नहीं होती है, बात ये होती है कि महिलाओं को अगर हम कहीं पे भी रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं, हमें लगता है कि महिलाओं को ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। हमारे जो अभी इससे पहले मेरे विपक्ष के साथी युवाओं की बात कर रहे थे, तो युवाओं के लिए भी हम पहले बता सके कि जितनी हमारी सरकार योजनाएं लेकर आई है, जितनी नौकरियां उनको आज के समय में जो हम कानून लेके आए हैं, अभी केदारनाथ के चुनाव में हमारी महिला प्रत्याशी है वो इनको नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के आप देख लें कौन सी महिला प्रत्याशी है वहां पर। तो हमने तो हमेशा मातृ शक्ति का सम्मान किया है, उनको नेतृत्व में आगे बढ़ने की क्षमता, मतलब हमने ही उनको सक्षम बनाया है। तो अगर हम मातृ शक्ति को सक्षम बना रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और जहां तक ये आरक्षण की बात, वो भी केवल इस रूप में दिया गया है कि महिलाओं को ये ना लगे कि हाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे, कम से कम उनकी सोच, उनका कहते हैं कि ब्रॉड माइंडेड वो होगी कि नहीं एवरीडे दे कैन डू द वर्क। छोटा सा जवाब वीरेंद्र शर्मा जी आपसे लेना चाहूंगी, इसके बाद फाइनल में हो जाऊंगी। देखिए, हमारा विरोध इस बात के लिए नहीं है कि महिलाओं के सशक्तिकरण का हम विरोध करें। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम तो सरकार की आज की कार्यशैली पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सरकार को जो जरूरी काम है, प्रदेश में जो समस्याएं हैं उसका निदान करें। आप उन समस्याओं को ना लाएं बिना बात के डिबेट बनाने के लिए जनता के बीच में, जिसकी अभी कोई, मुझे नहीं लगता इसकी कोई उपयोगिता है इस टाइम। और आपको उन कामों को करना चाहिए जो जरूरी है। मैंने कहा युवा रो रहा है, मर रहा है, तड़प रहा है, परेशान है, उनकी ओर ध्यान नहीं है आपका।
मैंने आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल समझाया कि देखिए मैं इन युवाओं को जानता हूं, मेरे पास 168 युवा आए थे और बेचारे फाइनल लिस्ट में निकले हुए मेरिटोरियल स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दे के क्वालिफाई करके अपने आप मेरिट लाके आज सड़क में रो रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें ये लोग हमारे को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे। ज्वाइनिंग लेटर के लिए क्या बोल रहे हैं, एक विभाग दूसरे विभाग के पास दौड़ा रहा बच्चों को। भाई कहाँ है तुम्हारे मुख्यमंत्री जी, कहाँ है वो धाकड़ धामी जी जिन्होंने ये कहा था मैं तुम्हारे को ये अच्छा जिस जहां तुम्हें प्रचार करना होगा वहां तुमको अपना ज्वाइनिंग लेटर स्टेज में जाके बांटोगे 10 लोगों को। क्या तरीका है ये काम करने का? हमारा क्वेश्चन कार्यशैली पे है सरकार की, हमारा विरोध इस पे नहीं है। तो देखिए अगर कोई नया विजन आता है, कोई नई संभावनाएं आती है तो वो गलत कहाँ है? मैडम संभावनाएं तो बहुत है, अपार संभावनाएं हैं। संभावनाएं तो देख लीजिए, अगर आज कोई चीज आई है, नई चीज आई है तो उसमें आपको कुछ नया नहीं नया तो आप लोग हमेशा लॉन्च करते रहते हैं। पिछले दिसंबर में आप लोगों ने एक इन्वेस्टर सिर्फ छोटी सी बात है, प्रायोरिटी, प्राथमिकता, एक छोटे सा वर्ड है प्राथमिकता, उसकी बात था जाके जाओ और उसे चूसो गाँव में। आबादी है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और मैं तो कहूँगी देनी ही सर मैम बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको तो इस बात से आप लोग इस बात से इत्तेफाक भी रखते हैं कि चुनाव के वक्त में आधी आबादी काम आती है जो सबसे ज्यादा आप लोगों को वोट करती है, तो जाहिर सी बात है। आप कह रहे हैं नहीं मैं जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, प्लीज मैं फाइनल, मेरे पास समय की कमी है। जी मैं सिर्फ ये कहूंगी जब उत्तराखंड में एक बार पुरुषों और महिलाओं के रेशो में भी बहुत डिफरेंस आ गया था, तभी ये हरियाणा का तो आपको पता ही है, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान मोदी जी ने चलाया था, उसी के बावजूद और जो ये योजनाएं चली है, आज हम गर्व से कहते हैं कि नहीं हमारे उत्तराखंड में ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन माहौल बनाने के लिए कारगर कदम तो उठाने पड़ेंगे ना। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी। ठीक है, श्यामा चौहान जी बहुत शॉर्ट में आपसे जवाब चाहूंगी, कितना कारगर ये कदम होने वाला है आने वाले वक्त में? ये महिलाओं के लिए बहुत कारगर होने वाला है और खास तौर पे हम जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जमीनी स्तर से जुड़ी हैं तो बहुत फायदेमंद होगा हमारे लिए। जी प्रभा जी शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। जी दिव्या जी मैं कहूंगी बहुत ही सराहनीय कदम सरकार का है और वो हर क्षेत्र में महिलाओं के साथ खड़ी है ताकि किसी भी महिला को उपेक्षित ना होना पड़े और वो गर्व से कह सके कि हाँ हम हर क्षेत्र में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, गिल्डियाल जी। दिव्यदर्शनी जी सबसे पहली बात तो जब ये 33% में ब्रॉड माइंडसेट की बात कर रहे हैं कि महिला कम से कम ये सोचें कि हम इस क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि पहाड़ों में तो और भी अन्य संभावनाएं हैं। आप सोचिए खनन में आप दे दीजिए 33% आरक्षण, आप दे दीजिए जो वहां पे रोड के ठेके होते हैं, बिजली के ठेके होते हैं, 33% महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए और ये अपने आप ही ब्रॉड माइंडसेट डेवलप होगा कि महिलाएं भी इन क्षेत्रों में काम कर सकती हैं। आप सिर्फ एक सस्ते गल्ले की बात करके ये सिर्फ प्रचार का माध्यम मत बनाइए इसको, आप सोचिए और आगे बढ़िए, अन्य चीजों में भी आगे बढ़िए। प्रमोद जी शॉर्ट में फाइनल। दिव्यदर्शन जी मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी पार्टी ने पहले प्रधानमंत्री के रूप में महिलाओं को, दूसरी राष्ट्रपति के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में और इस जहां हम बैठे हैं यहाँ की मेयर के रूप में और बहुत सारे पदों पर महिलाएं बड़े पदों पर सुशोभित हुई। भारतीय जनता पार्टी को राशन की दुकान मुबारक हो और भारतीय जनता पार्टी को भगवान सद्बुद्धि दे और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि महिलाओं को इतना हल्का ना आके उनको अच्छी जो महिलाओं के अंदर हमारे यहाँ बहुत सारी प्रतिभाएं हैं उनको जो महत्वपूर्ण पद हैं उनमें आरक्षण दे। वीरेंद्र शर्मा जी शॉर्ट में फाइनल। मेरा कहना यही है कि सरकार सही मुद्दों को इस वक्त सही मुद्दों की ओर ध्यान दे और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे ताकि उनका सरकार का भी भविष्य उज्जवल हो, वरना 27 में उनको मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की 33% आरक्षण, सस्ता गल्ला, दुकानों की जो लाइसेंस है उसमें महिलाओं को देने का महज एक प्रस्ताव अभी बात की जा रही है, एक आइडिया है जो आने वाली कैबिनेट में रखा जाएगा। इसमें अभी से जो है विरोधाभास हो सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में ये कितना कारगर साबित होगा, क्या ये आइडिया कि हर क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण देना उन्हें प्रोत्साहित करने समान है, ये ज़रूरी है, ये सोचनीय विषय है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।